नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। ये वायुमंडल में कौन कौन से लेयर है, वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना है, वायुमंडल में किसकी उपस्थिति है और अलग अलग मंडलों, अलग अलग लेयरों में क्या पाए जाते हैं, उसकी खासियत क्या है, वह लेयर किस ऊंचाई तक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। ये मान लिया जाए कि अर्थ है, पृथ्वी अर्थ है। इसके अधिकांश भाग में पानी है, जल है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। इसी जलमंडल में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब हैं। कुछ भागों में स्थल है, इसे स्थल मंडल कहा जाता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये आते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न गैसों, धूल कणों, जलवाष्पों से मिला एक वायुमंडल है। ये वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, पृथ्वी को विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण चारों तरफ से घेरे हुए है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग को वायुर्विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और वायुमंडल के निचले भाग को ऋतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये तीनों में जो जीव जंतु उपस्थित है उसे जैवमंडल कहा जाता है। ये तीनों को जोड़कर जैवमंडल रख रहा है, ये जैवमंडल कहलाता है। इसमें जीव जंतु, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न गैसों, धूलकणों, जलवाष्पों से युक्त जो वायुमंडल है, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से लगा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर टंगा हुआ है, चारों ओर लगा हुआ है, एक गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल 16 से 29 हजार किलोमीटर तक इसका मुख्य विस्तार जो अध्ययन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह 16 से 29 हजार किलोमीटर तक है। लेकिन इसमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 800 किलोमीटर तक है, जिसे हम विभिन्न लेयरों में बांटकर अध्ययन करेंगे। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की उपस्थिति है, N2 78.8%। ये एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन का है, O2 का 20.95%। इसके बाद अन्य कई है, जैसे ऑर्गन 0.93%, CO2 0.036% और अन्य कई ऐसे हैं। इन सभी गैसों, जलवाष्प और धूलकण से इससे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। वायुमंडल में कौन कौन से परत पाए जाते हैं, उनकी खासियत क्या है, उसे अब हम समझते हैं।
वायुमंडल के विभिन्न लेयरों को इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ये जो अलग अलग लेयर बना हुआ है, इसका नाम यहाँ पर रेड कलर से मैंने लिख दिया है। इस धरातल के ऊपर सबसे पहले जो लेयर पाया जाता है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि धरती के ऊपर से विभिन्न लेयरों का सही क्रम क्या है। कई बार हिंदी में, कई बार उसका नाम अंग्रेजी में और कई बार दूसरे नाम भी दे दिया जाता है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उससे सटा हुआ, उससे जस्ट ऊपर जो लेयर है उसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ये है ट्रोपोस्फियर, जो धरती के सबसे नज़दीक का लेयर है ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर, पोल पर 6 से 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर है। जैसे आप जहाँ पर अभी बैठकर पढ़ रहे हैं, यहाँ से ऊपर कितनी ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर है। हो सकता है कि आप जहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं वहाँ पर ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन यही कोई नॉर्थ जो पोल है वहाँ पर रहे, साउथ पोल पर रहे या इक्वेटर के पास रहे, तो वहाँ पर ऊपर की जो ट्रोपोस्फियर है इसकी ऊंचाई में अंतर आएगा। तो इसी चीज को समझना है कि ट्रोपोस्फियर का हाइट जो है वह ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर तक होता है। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, समवहन मंडल, इन सभी नामों से जाना जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रोपोस्फियर को किन किन नामों से जाना जाता है। यह वह मंडल है जिसमें मौसम संबंधी सारे परिवर्तन होते हैं। ये मौसम संबंधी परिवर्तन क्या है? जैसे बादल का निर्माण, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बिजली का गिरना, जिसको आप ठनका कहते हैं, इसको गिरना, ओस, कुहारा, कुहसा, इस सब कुहरा सब का निर्माण इसी मंडल में होता है। इसी मंडल में वर्षा होने की क्रिया भी होती है। बादल, वर्षा, बिजली, ओस, कुहरा, कुहासा, बादल फटना, ये सब घटनाएं मौसम संबंधी हैं और किस मंडल में होता है? ट्रोपोस्फियर मंडल में। वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी मंडल में होता है। लेकिन इस मंडल की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, इसका टेम्परेचर कमते जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। यह है आपका ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। इसके बाद एक दूसरा मंडल आता है जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। लेकिन ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों मंडलों के बीच एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, एक असंबद्धता पाई जाती है। एक लगभग 2.5 किलोमीटर मोटी एक बेल्ट है जिसमें ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की विशेषता है। ये आप मोटी रेखा आप देख रहे हैं ये,
और इसको कहा जाता है क्षोभ सीमा या अंग्रेजी में ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज कहाँ पर है? ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में है, ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद ट्रोपोपॉज आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है, और इसमें एक समान तापमान रहते हैं। इस मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं, जैसे बादल का गरजना, बिजली का गिरना, वर्षा होना, कुहरा, कुहासा, ओस, आंधी, तूफान, इस टाइप के कोई चीज नहीं होता है। ये बिल्कुल शांत मंडल है, एक समान तापमान है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। और ये मंडल शांत है, इसलिए एरोप्लेन के लिए यह सबसे उपयुक्त मंडल है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह सबसे उपयुक्त मंडल है। हालांकि इसमें एक विशेष प्रकार के क्लाउड पाए जाते हैं, मेघ पाए जाते हैं, जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। प्रश्न यह पूछा जा सकता है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस लेयर में, किस मंडल में है? तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ही एक ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर, ओजोन मंडल की हाइट को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर तक है, कुछ लोग 60 किलोमीटर तक भी बोलते हैं, लेकिन इसकी सर्वाधिक सघनता जो है, सबसे ज़्यादा इसकी उपस्थिति जो है वह 18 से 32 किलोमीटर के बीच में है। 18 से 32 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि यही वह लेयर है जो सूर्य के तरफ से आने वाले अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उसको रोक लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है, छान लेता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से इस ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इसमें छिद्र हो गया है, जिससे धरती पर ये जो स्किन का कैंसर होता है, आँखों का रोग होता है, ये बढ़ गया है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, ये सब का जितना उपयोग बढ़ रहा है उतना ही CFC गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। ये ओजोन की उपस्थिति किस मंडल में होगा? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो अगर हम धरती से ऊपर की ओर उठते हैं और अलग अलग लेयर की बात करते हैं, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, उसके बाद ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा, उसके बाद समताप मंडल, और इसी मंडल में ओजोन लेयर है, ये आते हैं। समताप मंडल के ऊपर मेसोस्फेयर है, मध्य मंडल है, लेकिन ये दोनों के बीच में फिर डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। फिर लगभग 1.5 से 2.5 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी मिलता है, एक बेल्ट मिलता है, जिसको स्ट्रेटोपॉज या समताप सीमा कहते हैं। ये समताप सीमा क्या है? समताप सीमा मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर
अर्थात मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच दोनों को अलग करने वाली एक बेल्ट है, एक पेटी है। ए मध्य मंडल, मध्य मंडल का हाइट 80 किलोमीटर तक माना जाता है, 80 किलोमीटर तक। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें भी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। और 80 किलोमीटर की हाइट पर मध्य मंडल में -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और इसी 80 किलोमीटर की हाइट पर एक क्लाउड है, एक बादल है, जिसे नौकटी लूसेंट क्लाउड कहा जाता है, निशादीप्त मेघ कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल हैं? नौकटी लूसेंट बादल, क्लाउड। कितनी हाइट पर? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इतना अधिक ऊंचाई पर दूसरा बादल नहीं है। हालांकि इस बादल से वर्षा नहीं होती है। ये हो गया आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर है, तापमंडल है। और मेसोस्फीयर और तापमंडल के बीच में फिर एक पेटी है, फिर एक बेल्ट है, जिसको मेसोपॉज कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं। और इसके बाद तापमंडल है। ये तापमंडल जो है, इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है। और इस तापमंडल को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आयनोस्फीयर, दूसरा एक्सोस्फीयर। आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल। ये आयन मंडल जो है वह 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है, 640 किलोमीटर तक। और इसी मंडल में रेडियो तरंगे की उपस्थिति होती है। रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, मध्यम रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे इसी मंडल में। इसी मंडल में संचार उपग्रह की उपस्थिति होती है। ये राडार, टेलीफोन, टेलीविजन, ये जो भी कार्य करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी लघु मध्यम दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, ये सब इसी मंडल में। हालांकि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो आयनोस्फीयर है, इसकी हाइट 320 किलोमीटर तक है। कुछ लोग 320 किलोमीटर भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 640 किलोमीटर रखा है। और इसी मंडल में आयनोस्फीयर में ही अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की उपस्थिति होती है। एक क्या है? आयनोस्फीयर में आसमान में बहुत तेज प्रकाश चमकता है, जिसको उत्तरी ध्रुव के पास या उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ये प्रश्न पूछता है। और दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इसकी उपस्थिति कहाँ है? आयनोस्फीयर में है। लेकिन एक पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे, कई पुस्तकों में ये अरोरा बोरोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस एक्सोस्फीयर में दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आयनोस्फीयर में बतला रहा हूँ। चूंकि आयनोस्फीयर का हाइट जब 320 किलोमीटर माना जाता है, 320 किलोमीटर मानकर जब आप अध्ययन करेंगे तो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस स्वाभाविक रूप से एक्सोस्फीयर में वो होगा। लेकिन जब इसकी हम हाइट मान लेते हैं 640 किलोमीटर, तो यह अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस आयनोस्फीयर में है। हालांकि ये दोनों जो है थर्मोस्फीयर में है। ये दोनों थर्मोस्फीयर का ही भाग है।
आयनोस्फीयर के ऊपर लगभग 800 किलोमीटर तक, कुछ लोग इसको 1000 किलोमीटर तक मानते हैं, 1000 किलोमीटर तक एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बाह्य मंडल, चुंबकीय मंडल, आयतन मंडल, ये सब इसको अन्य नामों से जाना जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। हालांकि इस मंडल के बारे में विद्वानों में अभी विशेष जानकारी नहीं, विद्वान अभी इसका रिसर्च कर रहे हैं, चूँकि काफ़ी ऊपर मंडल की बात है। जितनी जानकारी ट्रोपोस्फीयर की विद्वानों के पास है उतना एक्सोस्फीयर की नहीं है, रिसर्च कार्य अभी चल रहे हैं। परीक्षा के दृष्टि से आपको 2-3 तरह के पॉइंट याद करना पड़ेगा। सबसे पहले यह कि विभिन्न लेयर क्रमशः कौन कौन है, आप समझेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद आयनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर। और अगर डीपली पूछे तब कैसे, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में जो सीमा है ट्रोपोपॉज, अर्थात क्षोभ है सीमा। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, और इसी मंडल में ओजोन है। उसके बाद समताप सीमा, स्ट्रेटोपॉज। उसके बाद मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा, मेसोपॉज। उसके बाद आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक तो यह याद रखना पड़ेगा। दूसरा, विभिन्न मंडलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस मंडल में कौन सी घटनाएं होती है, इसको याद रखना है। और यह जब आप जियोग्राफी IAS या BPSC मेंस में रखेंगे तो यह मेंस का भी एक टॉपिक है, मेंस में भी पूछा जाता है। PT के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही। उम्मीद है आप वायुमंडल के विभिन्न परत और उसकी विशेषता समझ गए होंगे। धन्यवाद।